हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एनएलएफ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम करेंगे अपना डे 3। जैसे कि हमने कल आपको बताया था, आज से हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का टाइप, पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ टाइप होता है रेडॉक्स रिएक्शन। आज की क्लास में हमको इन पांचों इक्वेशन को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। आप टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बोले या रिएक्शन बोलो, इसमें किसी बात का कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन को ही हमने बताया था, जो रिप्रेजेंटेशन होती है रिएक्शन की उसको इक्वेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरल फॉर्मेट अगर बताएं, जनरल इक्वेशन कैसे बनेगी। हमने मान लो ए कोई हमारे पास एलिमेंट है या कंपाउंड है, बी भी है, तो ए और बी मिल करके ए बी बन जाएंगे। इसको हम बोलेंगे इसकी जनरल इक्वेशन। भाई कॉम्बिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा ना, कंबाइन करना है आपस में, तो ये होगा ए प्लस बी गिव्स आउट ए बी। अब हम कॉम्बिनेशन जो है वो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, एलिमेंट को एलिमेंट के साथ में ऐड कर सकते हैं। दूसरा, एलिमेंट को कंपाउंड के साथ में ऐड कर सकते हैं। और नंबर 3 पे आता है कंपाउंड को कंपाउंड के साथ में ऐड करेंगे। अच्छा, मिलेगा क्या? एलिमेंट को एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा हमारे पास कंपाउंड ही। एलिमेंट को कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड बनेगा एक नया, जिसकी अपनी न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी। कंपाउंड को कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड बनेगा हैविंग विच हैव न्यू प्रॉपर्टीज। अब इनके 1 बाय 1 पढ़ते हैं एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा केमिकल। हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा नीचे फिलहाल। अब देखो बात आती है एलिमेंट की एलिमेंट से। एग्जाम्पल पहले का, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। कल बताया था इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, मैग्नीशियम के 2 हो गए, तो यहाँ पे भी Mg के 2 बनाने पड़ेंगे। इक्वेशन हो गई बैलेंस। अच्छा, कल किसी ने ये नहीं पूछा कि सर हम इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं। तो बेटा हम इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं, आपको बता देते हैं। आप तो पूछोगे नहीं, बड़े आदमी हो, क्यों नहीं पूछोगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने इक्वेशन को बैलेंस करा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंस इसलिए करते हैं, हमने क्लास 9th में लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, वेरीफाई कैसे हो जाता है भाई, जब किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम लेफ्ट में भी सेम हो जाएंगे, राइट में भी सेम हो जाएंगे, तो उसका मास भी जो होगा लेफ्ट में भी सेम होगा, राइट में भी सेम होगा। तो यहाँ से हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो वेरीफाई हो जाए, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। ये हो गया आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर हो गई ना बात, क्यों बैलेंस करते हैं। फिर आता है हमारे पास एलिमेंट रिएक्ट विद कंपाउंड। जैसे मैंने बोला, ये दूसरे का एग्जांपल है, एलिमेंट रिएक्ट विद कंपाउंड गिव्स कंपाउंड। मैंने बोला नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये आपको बना के देगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं
2 1 3, 2 से मल्टीप्लाई करिए ऑक्सीजन के 4 हो गए, नाइट्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। थर्ड नंबर पे आता है कंपाउंड विद कंपाउंड। क्या बनाएगा? कंपाउंड। सी का मतलब क्या है? कंपाउंड। जैसे मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम सल्फेट बताया था, और कैल्शियम सल्फेट का कलर भी बताया था किस कलर का होता है? ब्लू। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया लिख लेना, अमोनिया का सिंबल होता है NH3, रिप्रेजेंट करते हैं NH3 से, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट अमोनियम क्लोराइड। तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इधर देखते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है ऐड करना और डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक करना। भाई उल्टा है बिल्कुल, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना और डिकम्पोजिशन जो है वो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट है, डिकम्पोज करना। तो अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है एक कंपाउंड को स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन करना, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है 3 तरीके की। भाई मैंने बोला हमें एक सब कंपाउंड को तोड़ना है, अब हम तोड़ सकते हैं डिफरेंट टाइप के एनर्जी की हेल्प से। पहला थर्मल एनर्जी की हेल्प से, हीट लगा करके, अगर हम उसको हीट देंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पास करके, हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटोलिटिक, अगर हम सनलाइट उसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे वो तब भी क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमें 1 बाय 1 तीनों पढ़नी है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहले होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे? कैटलिस्ट क्या होता है? हीट होता है। अच्छा, मैंने एक शब्द बोला कैटलिस्ट, आपने देखा होगा इक्वेशन में बहुत सी बारी एरो के ऊपर लिखा होता है टेम्परेचर इतना है ना, और या डेल्टा का साइन बना देगा, चेंज का साइन बनाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी लिख दिएगा एरो के ऊपर जो लिखे होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से रिएक्शन का रेट या ऑल्टर हो सकता है। ऑल्टर का मतलब होता है या तो वो रिएक्शन के अंदर उसके रेट को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, या फिर उसके रेट को डिक्रीज कर देगा विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट, बिना उसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर किससे करेंगे? हीट से। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। या इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम ब्रेक डाउन करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? कैटलिस्ट आपका सनलाइट। ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। क्या होगा? मैंने बोला ABC कोई कंपाउंड था, हमने इसके ऊपर हीट करा, डेल्टा का हीट का सेम बना देते हैं ऐसे चेंज की तरह, ऐसे ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल बना देते हैं। तो ये क्या दे देगा? A + B + C। ये होती है इसकी जनरल इक्वेशन। कॉम्बिनेशन में सबको ऐड करके एक बन रहा था, जहाँ पर जो एक बना हुआ है उसको डिकम्पोज करके अलग अलग 3 सिंपल सब्सटेंस बन जाएंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में देखना, मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, कल आपको इसका नाम बताया था। इसको एग शेल का फॉर्मूला भी यही होता है, मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है, और लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी यही होता है। इसको हमने हीट करा, हीट करने पे क्या होगा? मैंने बोला था कि कंपाउंड है तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। आप ये समझना कि जब हम किसी भी कंपाउंड को
ब्रेक डाउन करेंगे कंपाउंडेड फॉर्म में हो अगर वो मेटल, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पहले उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये आप लर्न कर लेना, आपको हेल्प होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लिखने में। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज करेंगे, किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम के ऑक्साइड में। तो कैल्शियम के ऑक्साइड मतलब कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो प्लस का 2 से माइनस का 2 खत्म, क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब कार्बोनेट ग्रुप हो, जब भी कार्बोनेट ग्रुप आपको दिख जाए तो उसके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ही आएगा। कार्बोनेट ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता ही करता है, ये मैंडेटरी है, इस बात को कहीं भी नोट कर लेना कि कार्बोनेट ग्रुप आएगा तो प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालनी ही है। फिर देखते हैं फेरस सल्फेट को ब्रेक डाउन करें। मान लो 7H2 है, हमने बताया था फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, एक्टिविटी भी एनसीईआरटी में कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो पेल ग्रीन कलर से वाइट कलर का क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस करते हैं। उसके बाद में फेरस सल्फेट का डिसोशिएशन होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, ये आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैस निकालता है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हीट करा हमने, ये डेल्टा का साइन है ऊपर, तो ये बनेगा FeSO4 और साथ में बन जाएंगे 7H2O अलग निकल जाएंगे। हम फर्दर इसका हीट करेंगे, FeSO4 को दोबारा से हमने हीट किया तो ये क्या बनाएगा आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, तो क्या बनाएगा Fe2O3, और यहाँ पे आयरन की 3 वैलेंसी है तो इसको हम बोलेंगे ये फेरिक ऑक्साइड है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकालेगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड निकालेगा। इक्वेशन को आप लोग खुद बैलेंस करना, मैंने बैलेंस करना सिखा दिया। ठीक है, अब आप देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ क्या होता है, डिकम्पोजिशन करते क्यों है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी एक मेटल जो कंपाउंडेड फॉर्म में रखा होता है किसी के साथ में, उस कंपाउंडेड फॉर्म से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। हम कब तक डिकम्पोज करते हैं, जब तक हम मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं कर लेते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट था, इससे CaO बनाया। अब अगर मैं इस CaO का वापस से हीट करूँ तो ये कैल्शियम बन जाएगा और साथ में ऑक्सीजन निकल जाएगा। इक्वेशन बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे तो कैल्शियम मेटल हमें मिल गया। सेम अगर मैं इस आयरन के ऑक्साइड का Fe2O3 को मैं वापस से हीट करूँ तो ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा और साथ में आयरन मेटल मिल जाएगा। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे, 2 3 6, जिसके वजह से आयरन के 4 हो गए तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई, यस और नो? समझ में आई तो कमेंट में लिखें यस सर। ठीक है, यहाँ तक नोट करें, फिर करते हैं आगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। उधर का भी थोड़ा सा लिखा रहने देंगे ताकि रिलेट करने में थोड़ी आसानी हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में भी आ जाएगी कि क्यों करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसकी कंपाउंडेड फॉर्म से। तो सबसे पहले जब हीट करेंगे तो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर उसके ऑक्साइड को हीट करेंगे तो वो वहाँ से मेटल निकलता है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अभी मैंने आप सबको बोला कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें करते क्या है वो समझिए। इसमें एक चैम्बर बनाते हैं, एक एक्टिविटी के तौर पे समझिएगा। मान लीजिए एक चैम्बर बनाया हमने, डायग्राम पे ना जाए, ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, कॉन्सेप्ट समझे। ये चैम्बर बनाया, इस चैम्बर के अंदर हमने लिक्विड भर दिया, वाटर भर दिया। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। साथ में हमने यहाँ पे नीचे इस जग में 2 छेद किए ड्रिल मशीन से, 2 होल किए और उन होल के अंदर हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर दिया। ठीक है बेटा, कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में। अब एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेचर का होता है और एक इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव नेचर का होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड बोलते हैं। ऐसे समझिए, ए से शुरू होता है एडिशन,
तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम इसको, इन दोनों एनोड को एक की हेल्प से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने की लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी और इस सर्किट को क्लोज कर दिया। और बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की है। ये मैंडेटरी है, कंडीशन है कि आपको बैटरी कितने वोल्ट की लगानी है? 6 वोल्ट की लगानी है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, एक जग लिया, उस जग में नीचे बॉटम पे 2 स्ट्रिप करे और इसको ऊपर से कवर्ड होगा, ये ऊपर से, ठीक है ना, ऐसे ओपन है। और 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लिए, पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। और इसको हमने वायर की हेल्प से वाया की बैटरी से अटैच कर दिया और बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की है। जब हमने की को ऑन किया तो हमारा करंट निकला, किधर से ज़्यादा करंट? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अब करंट निकलने से हमने वाटर के अंदर क्या काम करा? इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया। जब वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और समझिए कि एक कंडीशन और नेसेसरी होती है कि जो ये सॉल्यूशन होता है, जो भी हम स्पीकर के अंदर रखते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है वो हमेशा एसिडिफाइड होना चाहिए। एसिडिफाइड क्यों? क्योंकि एसिड जो होता है वो आयंस को कंटेन करके रखता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ईजिली हो पाती है। तो यहाँ पर हम साथ में H2SO4 भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देते हैं ताकि कंडक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए और H2O का ब्रेकडाउन हो पाए। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है कि वाटर जो भी सॉल्यूशन होता है, इट्स सॉल्यूशन शुड बी एसिडिफाइड, सॉल्यूशन एसिडिफाइड होना चाहिए। अब वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो इसने, हमने कल बताया था H2 डायटोमिक, H2 निकालेगा और साथ में O2 निकालेगा, डायटोमिक होता है। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे O के 2 है, यहाँ पे O का 1 है, आगे 2 लगाएंगे, यहाँ पे H के कितने हो गए? 4, यहाँ पे आगे 2 लगाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। अब ये लिक्विड था, लिक्विड से क्या मिल गई हमें? गैस मिल गई। तो एक तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हुई है। अब देखें, हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर का। ऑक्सीजन कैसा होता है? नेगेटिव नेचर का। हमने पढ़ा है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, नहीं पढ़ा तो अब सुन लें कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा? नेगेटिव के पास। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम कौन सा है? कैथोड। तो H2 किस पे चला जाएगा? कैथोड के पास। और ऑक्सीजन कैसी है? माइनस की है, तो वो किसके पास जाएगी? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड। तो ये कहाँ पे चला जाएगा? एनोड के पास। बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन की तो 2 वॉल्यूम बन जाती है और ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम बन जाती है? तो इसका आंसर वही है कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस इसलिए करते हैं वेरीफाई करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम पर जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम होती है वो 2 बन जाती है और ऑक्सीजन की वॉल्यूम 1 रहती है। NCERT का क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हैं। अब मैंने बोला आपसे कि दूसरा कोई सॉल्यूशन लिया मैंने, सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रिसिटी पास करी। अच्छा, ये होना चाहिए मॉल्टन फॉर्म में। अब ये NaCl जो होगा लिक्विड फॉर्म में होगा, मॉल्टन फॉर्म में होगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाओगे, सॉलिड में नहीं कर पाओगे। अब ये क्या बनाएगा? यहाँ से Na, साथ में क्लोरीन तो पेयर में निकलता है तो Cl2, यहाँ पे Cl के 2 है, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाया हमको, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। सोडियम मिल गया। सोडियम कैसा होता है? पॉजिटिव का। पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैथोड। ठीक है बेटा। और क्लोरीन कैसा होता है? नेगेटिव का। नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव क्या होता है? एनोड। ठीक है, तो यहाँ से देखो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल हमें कहाँ पे मिला? कैथोड पे। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो मेटल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में वो हमको नियर कैथोड मिलता है, और जो गैसेस होती है वो हमें कहाँ मिलती हैं? एनोड के पास जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने करा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अब हम करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब सनलाइट। तो बेसिकली 2 सॉल्ट होते हैं,
एक होता है सिल्वर क्लोराइड और एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका हम फोटो डिकम्पोजिशन कर पाते हैं। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये दो सॉल्ट को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसके ऊपर जो हम सॉल्ट लगाते हैं वो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का ही होता है। सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट से लगाएंगे तो देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिल्वर और साथ में क्लोरीन गैस, क्लोरीन पेयर में निकलता है। बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Br2, साथ में कर देंगे सिल्वर, यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म हुआ। देखिए यहाँ पर भी मेटल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर भी हमने मेटल एक्सट्रैक्ट करा, यहाँ पर भी मेटल एक्सट्रैक्ट करा, और ये भी एक मेटल ही है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन होती है। और हमने यहाँ पर भी मेटल ही एक्सट्रैक्ट करा और हमने यहाँ पर भी मेटल एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों करते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 तरीके से करते हैं, हीट देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर और सनलाइट देकर। इतना आप लोग नोट करें, फिर चलते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ठीक है, चलिए अब आता हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट करना। इस रिएक्शन के अंदर जनरल इक्वेशन इस तरीके से बनती है। अगर मैंने बोला A + BC, A अलग बैठा हुआ है, BC साथ में बैठे हुए हैं, तो A के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो इन दोनों में से एक को बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पे बन जाएगा ये AC बन जाएगा और साथ में B जो आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखिए BC, A ने क्या काम करा? B को डिस्प्लेस कर दिया BC में से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉर्मली हम एलिमेंट को देख करके नहीं बता पाते कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर थोड़ी सी फ्रेमिंग करके एग्जांपल की कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आप बस में बैठे हो, मान लो कोई बच्चा बैठा हुआ और एक अंकल आए हेल्थी से, बढ़िया हट्टे काटे, हट्टे तगड़े मोटे से, उन्होंने क्या काम करा, एक बच्चे को कहा भाई चल सीट खाली कर, मैं बैठूंगा तेरी जगह। भाई बच्चा तो हट जाएगा। तो बच्चा क्यों हटा? क्योंकि अंकल जो थे बढ़िया थे पहलवान से, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव थे, ज़्यादा ताकतवर थे, बच्चा कम ताकतवर था, तो इसलिए बच्चे ने हटा, बच्चा अपने आप हट गया। पर उसकी जगह कोई और होता ताकतवर तो वो कहता भाई मैं क्यों हटूँ। सेम यहाँ पे कंडीशन आती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? रिएक्टिविटी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कितना पावरफुल है। तो उस पावरफुल को चेक करने के लिए कि किसी एलिमेंट की कितनी पावर है, हमारे पास केमिस्ट्री में होती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये होता है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऊपर वाले एलिमेंट हाई रिएक्टिव होते हैं, फिर ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल आते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट जो हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाते क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। इसका याद करने की ट्रिक होती है, प्लीज सेंड कैट, मंकी एंड ज़ेब्रा इन लवली हैप्पी केज मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। लास्ट में पीटी भी इंक्लूड कर लेना। क्या बोला मैंने? इसका ये तो सिंबल हो गया के, और इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम। तो वहां से बना प्लीज, सोडियम से सेंड, Ca से कैट, M से मंकी, इसका ए लिया एंड, ज़ेब्रा,
आयरन होता है तो आयरन का आई लिया, इन पी का मतलब लेड है तो वहाँ से एल लिया, इन लवली, एच से हैप्पी, सी से केज, एच जी का इन हैप्पी केज, मेड एच जी मरकरी होता है ना तो यहाँ से लिया मेड, मरकरी होती है स्पेलिंग तो वहाँ से मेड उठाया, मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे? प्लीज सेंड कैट, मंकी एंड ज़ेब्रा इन लवली हैप्पी केज मेड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, इसको याद करने का होता तरीका। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन में किस तरीके से एग्जीक्यूशन होती है। पहला हमने लिया Fe प्लस CuSO4। अब देखो इधर चेक करें, CuSO4 साथ में है, मिलकर के बैठा है, Fe अलग है। इधर आ जाएं, Fe ये रहा, ये Fe है, Cu कहाँ पर है? नीचे है, Fe ऊपर पर रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, Cu नीचे है तो Cu लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब है Fe जो होगा वो CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बना देगा और साथ में Cu अलग निकाल देगा। कल हमने इस बात का जिक्र किया था, तब मैंने आपको बताया था कि आप अभी बस इतना समझें कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से कलर चेंज कर रही है, ये ना समझें कि रिएक्शन किस तरीके से हुई है। उसको अब समझें कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई Fe कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड मेक आयरन सल्फेट FeSO4। तो ये किस कलर का होता था? ब्लू कलर का होता था भाई। और ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का हो जाता है, पेल ग्रीन कलर का। सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल आता है जिंक प्लस CuSO4। तो ये क्या हो जाएगा? जिंक कहाँ, देखो जिंक ऊपर है, Cu नीचे है, इट मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या करेगा? यहाँ पे बना देगा ZnSO4 और साथ में Cu अलग निकाल देगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। और मैंने बताया था आपको जिंक सल्फेट कैसा होता है? कलरलेस होता है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, एक रिएक्शन और देख लो, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। तो लेड जो है वो ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ बनेगा PbCl2 क्योंकि Pb की वैलेंसी होती है 2 और कॉपर निकल जाएगा अलग। इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, अच्छा आप देखना, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मैं लिखूँ FeSO4 प्लस Cu, यहाँ पे क्या होगा भाई? FeSO4 का सॉल्ट है, फेरस सल्फेट, कॉपर हमने साथ में रिएक्ट कराया। तो अब यहाँ पे रिएक्शन बनेगी या नहीं बनेगी? बताएं। रिएक्शन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है। तो भाई जिसके पास पावर कम है वो मोर पावरफुल वाले पर्सन को किस तरीके से हटाएगा? अपनी जगह से हटा ही नहीं पाएगा। तो इस केस में हो जाएगा नो रिएक्शन। एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लिख देता CuSO4। तो आप ध्यान रखें, आप उन बच्चों में काउंट ना हो, आप CuSO4 नहीं लिखेंगे, आप लिख देंगे नो रिएक्शन, क्योंकि रीजन होगा कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स वाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही छोड़ेंगे, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल का मतलब क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया सर। अब सर आप ये डबल डबल क्या करने लगे? तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर मैंने जनरल इक्वेशन बनाई AB प्लस CD, तो यहाँ पे क्या होगा? A जो है वो C के पास चला जाएगा और जो B है वो D के पास चला जाएगा। उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंजेशन हो जाता है, A का C के साथ और B का D के साथ। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये बात समझ करना कि वो एक्वस में ही होती हैं। अगर आप एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन के साथ में मिलाओगे तभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इस वजह से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल मैंने लिया बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स आउट, क्या बनाएगा, Ba पॉजिटिव, कल बनाना सिखाया था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास तो बनेगा BaSO4, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास बनेगा NaCl2। इक्वेशन बैलेंस कर लेना आप लोग अपने आप। बैरियम सल्फेट जो होता है यहाँ पे वो PPT होता है और इसका कलर मैं आपको बता चुका हूँ, वाइट कलर का होता है। ठीक है, दूसरी देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास तो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास तो जाएगा NaNO3। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर बताया था येलो होता है और ये किस फॉर्म में है, PPT फॉर्म में है। और देखिए सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास, तो सिल्वर के साथ क्लोरीन तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड, दोनों की वैलेंसी बनी होती है तो फॉर्मूला AgCl बनेगा और यहाँ पे हो जाएगा NaNO3। तो सिल्वर क्लोराइड PPT होता है और इसका कलर होता है वाइट, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इस नेगेटिव के पास में। तो इधर देखना फॉर्मूला बनाता हूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, OH की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा AlOH का होल ट्वाइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये एमोनियम पॉजिटिव ये क्लोरीन नेगेटिव, ये इसके पास चला जाएगा और बना देगा NH4Cl एमोनियम क्लोराइड। नाम लिखते रहना आप लोग साथ साथ में, ये होता है PPT। ठीक है, इसके आगे आप बना देंगे डाउन साइड एरो, और ये होता है वाइट कलर का, कलर होता है इसका वाइट। तो ये कुछ रिएक्शन हैं जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको पढ़ लेना। यहाँ तक कल करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन और कोरोजन, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर देखते हैं इसके NCERT क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक पढ़िए, फिर मिलते हैं कल की क्लास में NLF एजुकेशन के ऊपर। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।